हम लोग अब रीजनल मूवमेंट्स को देख लेते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम में इंडिया के अलग अलग सेक्शन में जो रीजनल मूवमेंट चल रहे थे, और इन रीजनल मूवमेंट्स को नॉन कॉपरेशन के जो नेशनल लीडर्स थे और ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने इन्हें सपोर्ट दिया इनके कॉजेज़ को, और इनके कॉजेज़ को नेशनल लेवल पर इमर्ज करने की कोशिश करवाई। तो उसमें से पहला हमारे पास आता है मूवमेंट का नाम, दैट नेम वाज अवध किसान आंदोलन, है ना, या अवध किसान मूवमेंट। तो व्हाट इज अवध किसान मूवमेंट, इसको देखते हैं। दैट नेम वाज, बेसिकली ये जाना जाता है इंडिविजुअल पर्सन से। ये छोटे छोटे रिवोल्ट हैं, मूवमेंट हैं, जो मूवमेंट है ना, जो इस पीरियड में चल रहे थे, और वहाँ के जो रीजनल लीडर्स थे इनको, इन लोगों ने इसे लीड किया और नेशनल लीडर्स ने सपोर्ट दिया। तो अवध का एरिया, लखनऊ और उसके सराउंडिंग का जो एरिया है, रायबरेली, बहराइच, यूपी में, ये मिड यूपी में होता है। तो वहाँ पे ये बाबा रामचंद्र का इमरजेंस होता है। हु इज़ बाबा रामचंद्र, तो बाबा रामचंद्र एक्चुअली महाराष्ट्रियन है, बट ये फिजी में रहे हैं। और वहाँ पे भी जो फार्मर्स थे, तो फार्मर्स को उन्होंने इकट्ठा किया था, तो दैट इज़ किसान फार्मर, राइट। और वहाँ पे मूवमेंट किया था, तो वहाँ से वापस आए थे, और जब उन्हें यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे किसानों के साथ दिक्कत है, तो ये अवध आते हैं। अवध के एरिया में, रायबरेली और उसके सराउंडिंग बहराइच के एरिया में ये मूवमेंट स्टार्ट होता है। पुरुषोत्तम दास टंडन, गोविंद प्रसाद, और इस मूवमेंट में एक पर्सन है जिनका नाम है जेएल नेहरू। तो नेहरू ने भी इस मूवमेंट में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई थी, और माना जाता है कि अवध किसान मूवमेंट में नेहरू के जो नेहरू का फेम है वो सबसे ज़्यादा इस पीरियड में फैला। इस समय नेहरू ने किसानों को इकट्ठा किया और उनके जो कॉजेज़ थे उनको गवर्नमेंट तक और नेशनल कांग्रेस तक पहुंचाने की कोशिश की। तो फार्मर मूवमेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है, फार्मर मूवमेंट बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि वहाँ का जो लोकल जमींदार है, तो जमींदार जो पीजेंट पर जो उसको क्रूअल बिहेवियर है लैंड टैक्स को लेके, या फिर जो है बेगारी है, फोर्स्ड लेबर को लेके, इन तमाम चीज़ों को लेके काफ़ी परेशान कर रहा है, और ब्रिटिशर्स उसमें ज़मींदारों का साथ दे रहे हैं। और जो लंबे समय से किसी ज़मीन पर खेती कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड काश्तकार, तो उनसे वो ज़मींदार कभी भी छीन सकते हैं, उनका उन पर कोई हक नहीं है। तो इस बात को भी लेके तो मल्टीपल डायमेंशन था, और हर जगह आगे जो भी ये पीजेंट मूवमेंट मिलेंगे, सब में बेसिक कॉजेज़ यही रहने वाले हैं। लेट द फॉर्मेशन ऑफ किसान सभा, 1920 में बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा और बनाई। दैट इज़ द फर्स्ट इंडियन फार्मर्स एसोसिएशन, दैट इज अवध किसान सभा। किसने बनाई? बाबा रामचंद्र ने। ये फिजी से आए थे, और इस मूवमेंट में एक सिंबल दिया गया था जय सीताराम का, कि अगर आप ऐसा बोलते हो तो लोग गांव के इकट्ठे हो जाते थे और मोर्चा ले लेते थे। तो ये जो बाबा रामचंद्र हैं अपने कॉजेज़ को लेके गांधी जी से मिलना चाह रहे थे, तो लगभग 500 फार्मर्स के साथ वो 110 किलोमीटर पैदल ट्रेवल करके, पैदल मार्च चल रहा है पूरा, इलाहाबाद आते हैं, जो आज प्रयागराज है, गांधी से मिलने के लिए। लेकिन गांधी उनसे पहले निकल जाते हैं, तो फिर जेएल नेहरू से इनकी मुलाकात होती है, जवाहरलाल नेहरू से, और नेहरू कहते हैं कि नेशनल लेवल पर आपको सपोर्ट दिया जाएगा, और इस मूवमेंट को सपोर्ट दिया गया। और जो एक एक्ट था 1861 का, है ना, अवध टेनेसी एक्ट, उसमें रिफॉर्म लाया गया, उसको सुधारा गया कि अब जो लंबे समय से एग्रीकल्चर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड काश्तकार, तो उनको उनके ज़मीन पर जो है वो मालिकाना हक, ओनरशिप मिलेगा। ये एंटी चौकीदारी इसमें आ गया। तो एंटी चौकीदारी 1930 वाले मूवमेंट में है, तो उसको वहाँ पे देख लेंगे। अगला पीजन मूवमेंट हमारा हुआ था बिहार में। कहाँ पे? तो बिहार में भी एक पर्सन आते हैं, दैट नेम वाज सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती और उसके सराउंडिंग में जो उस समय के लीडर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, जुगल किशोर, इन लोगों ने इनको सपोर्ट किया था। तो सहजानंद सरस्वती ने बिहार में एक पीजेंट मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, है ना, शायद इसका नाम भी बिहार किसान सभा ही था। तो ये जो है, इसमें भी सेम परेशानी थी जो वहाँ के लोगों के, किसानों की परेशानी थी, है ना, जो ब्रिटिशर्स क्या बोलते हैं उसको, एग्रीमेंट के थ्रू जो एग्रीकल्चर करवाते थे,
उसको लेके समस्याएं थी, तो यहाँ पे ये मूवमेंट चला, नेशनल लीडर्स ने भी इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। इसके अलावा भगत मूवमेंट, तो ये झारखंड का मूवमेंट है। दो इसमें लीडर इंपॉर्टेंट है, देवमोनिया भगत और इधर है बलराम भगत, है ना। झारखंड के एरिया में, साउथ बिहार बोल लो, झारखंड बोल लो, है ना। पहले झारखंड 2000 से पहले साउथ बिहार हुआ करता था। तो पीजेंट और ट्राइबल मूवमेंट है इकोनॉमिक और रिलीजियस डायमेंशंस के लिए, कि जो दीकुओं की एंट्री है, जो पहले पुरानी प्रॉब्लम जो आप लोगों को एक बार मैंने पढ़ाया भी है पिछले क्लास में, जो रीजनल रिवोल्ट है, उसमें भी शायद ये चर्चा हुई होगी। इसको भी नेशनल मूवमेंट के लीडर्स के द्वारा सपोर्ट किया गया। नेक्स्ट है बिजोलिया मूवमेंट। तो बिजोलिया मूवमेंट हुआ था राजस्थान में। फिर से एक बार, ये भी एग्रीकल्चरल मूवमेंट है, फार्मर्स का मूवमेंट है। कहाँ? बिजोलिया, राजस्थान का एक जगह मेवाड़ में। तो यहाँ पे विजय सिंह पथिक और मणिकलाल वर्मा, मोतीलाल तेजावत, ये कुछ की लीडर्स थे जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया, बिजोलिया मूवमेंट को बनाया, है ना। पीजेंट मूवमेंट अगेंस्ट एक्सेसिव टैक्स एंड फोर्स लेबर इम्पोज्ड बाय प्रिंसली स्टेट्स, कि डायरेक्ट जो ब्रिटिश के अंदर नहीं थे लेकिन प्रिंसली स्टेट्स थे, उनमें ये सारा काम कराया जा रहा था कि लैंड टैक्स ज़्यादा बढ़ गया, फोर्स लेबर बढ़ रहा है। तो एक बिजोलिया मूवमेंट हुआ था, कहाँ? राजस्थान में। नेक्स्ट है टी प्लांटेशन लेबर मूवमेंट, ये असम में हुआ। इसको लीड किया किसने? एनसी बारदोलोई ने, कि जी टी प्लांटेशन, जो टी गार्डन है, उसमें जो लेबर काम कर रहे थे वो बेहतर लाइफ स्टाइल के लिए, लेबर मूवमेंट डिमांडिंग बेटर वर्किंग कंडीशन, कि बेटर वर्किंग कंडीशन को लेके एक मूवमेंट चलाया गया, और वेजेस जो थे वो काफ़ी कम मिल रहे थे, तो उसको भी बढ़ाने की इसमें बात की गई थी। नेशनल मूवमेंट ने इस मूवमेंट को भी सपोर्ट किया। अब है कोया मूवमेंट। ये कोया मूवमेंट हम लोगों ने मूवमेंट वाला जो रीजनल मूवमेंट्स थे उसमें पढ़ा भी था। तो आंध्र प्रदेश में चलाया गया। अल्लरू सीताराम राजू, जी वेंकटप्पा, दो इसके की लीडर्स हैं। ट्राइबल पीजेंट मूवमेंट है अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। क्या कारण है? फोर्स लॉ, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशंस। पिछला भी कारण यही था, फॉरेस्ट लॉ और कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। तो पीछे भी यही था कि उससे फोर्स लेबर कराया जा रहा है। यहाँ पे फॉरेस्ट लॉ ऑब्वियसली जो पिछले में पढ़ाया था, क्या कि फॉरेस्ट में ये लोग पहले से रह रहे थे, ब्रिटिशर्स ने नए नए नियम बना दिए थे, तो इस कारण से समस्याएं आ रही थी। तो यहाँ पे एक मूवमेंट हुआ। नेक्स्ट मूवमेंट हुआ आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश पिजन मूवमेंट, एनजी रंगा। ये भी पिजन मूवमेंट है। इसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, दैट नेम वाज द आंध्र प्रोविंशियल रैयत्स एसोसिएशन। इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड किया किसने? एमजी रंगा ने से बनाया। नोन एज द सेकेंड मेजर पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया अवॉइडिंग फार्मर राइट एंड। तो पहला कौन सा था? अवध किसान सभा, द फर्स्ट। और दूसरा कौन सा है? ये वाला, आंध्र प्रोविंशियल रैयत एसोसिएशन। कह रहा है कि सेकेंड लार्जेस्ट पीजेंट एसोसिएशन है इन इंडिया में। तो इसको भी नेशनल मूवमेंट के लोगों ने सपोर्ट किया। अब है तमिलनाडु में एक मूवमेंट चला लीकर बैन करने को लेके। तमिलनाडु में कौन कर रहा है? सी राजगोपालाचारी, बाद में बहुत फेमस हो जाएंगे, और कस्तूरी रंगा अयंगर। कस्तूरी रंगा अयंगर एक ही आदमी का नाम है ये। अब कैसे करना है? तो एंटी लीकर में क्या करना है कि जो लीकर का शॉप होगा, उस शॉप पे जाके आपको प्रोटेस्ट करना है, धरना देना है ना, कि गवर्नमेंट इसे बंद कराइए। शॉप लीकर बेचना, लीकर पीना दोनों अच्छी चीज़ नहीं है। एक तो उधर कंस्ट्रक्टिव वर्क चल रहा है जिसमें इसको मतलब इस ये शराब जो है, अल्कोहल, वो बुरी चीज़ है, इसका प्रमोट किया जा रहा है, इसको एडवर्टाइज़ किया जा रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि लीकर बैन मूवमेंट चलाया गया, कि मोरल और सोशल रिफॉर्म रेस्पेक्ट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो इसमें ये चलाया गया कि आप ये गलत है, और यहाँ लीकर के शॉप पे जाके पिकेटिंग करें, धरना दें, और लोगों को अवेयर करें, और हो सके तो दुकान बंद करा दें। ये वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास मोपला रिवोल्ट, है ना। ये पढ़ाया भी था मैंने, केरला वाला, जो बाद में एग्रेसिव हो गया था, हिंदू मुस्लिम वाला मैटर हो गया। तो नेशनल मूवमेंट के जो लीडर्स थे उन्होंने इससे सपोर्ट बाद में वापस ले लिया था, कि भाई अपना आप तुम लोग देख लो। तो इसमें कुछ की जो है लीडर्स हैं, उनके नाम यहाँ पे मेंशन है। बाद में मैंने ये बताया कि इसमें रिवोल्ट में वायलेंस का इन्वॉल्वमेंट होता है, और इस कारण से यही भी किसान और जो रैयत हैं, दैट मीन्स दो, एक होता है लैंड होल्डर्स, लैंड लॉर्ड्स, जो ज़मीन का मालिक है। अब वो पूरे एरिया पे एग्रीकल्चर नहीं कर सकता है, खेती नहीं कर सकता है, तो वो क्या करता है कि पर्टिकुलर एरिया किसी किसी को दिए हुए, और लंबे लंबे समय से ये लोग खेती कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रैयत या काश्तकार।
अब इनसे आप ज़मीन अचानक से छीन लोगे तो इनके तो लाइवलीहुड का प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। तो ये वाला मैटर था इसमें, तो बाद में इसको वापस कर लिया गया था, क्योंकि यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो हिंदू हैं और जो खेती कर रहा है, एग्रीकल्चर कर रहा है, वो किसान मुसलमान है, वो फार्मर मुसलमान है, तो हिंदू मुसलमान राइट्स की प्रॉबिलिटी बढ़ गई थी। नेक्स्ट है लेबर मूवमेंट। लेबर मूवमेंट हुआ था जो कॉटन मिल है, तो कॉटन मिल में जो लेबर काम कर रहे थे उन लोगों ने ये मूवमेंट किया था बम्बई और सराउंडिंग एरियाज़ में। NM जोशी और S.A. डांगे, ये दोनों बहुत फेमस नाम है लेबर ऑर्गेनाइजेशन को लेके, तो इन्होंने इसे ऑर्गेनाइज किया। ट्रेड यूनियन मूवमेंट डिमांडिंग बेटर वेजेज, वर्किंग कंडीशन एंड लेबर राइट्स, राइट। Around 18 trade unions were active by 1921, closely connected the larger anti-colonial struggle with nationalist leader lending support, right। तो ये भी था कि ये बस वही बात है क्या कि 18 ट्रेड यूनियंस जो है उस समय में एक्टिव थे और क्या मांग कर रहे हैं इस पीरियड में कि थोड़ा सा वेजेस बढ़ा दो और हमारा जो कंडीशन है, वर्किंग कंडीशन है, उसको थोड़ा सा बेहतर करो, दैट इज लेबर राइट्स। तो NM जोशी और S.A. डांगे, ये लेबर, जैसे कि आपने देखा था बाबा रामचंद्र को, अवध किसान सभा, या सहजानंद सरस्वती को जो फार्मर को ऑर्गेनाइज करते हैं बिहार में, तो उसी तरह से लेबर ऑर्गेनाइजेशन को लेके ये दो बड़े नाम हैं। तो ये जो पूरा एरिया था, ये जो पूरा छोटे छोटे जो मूवमेंट्स चल रहे थे उसको नेशनल मूवमेंट के लोगों ने सपोर्ट किया, चाहे वो रूरल एरिया में हो, ट्राइबल एरिया में या पीजेंट का हो, है ना, इसको भी नेशनल लीडर्स ने सपोर्ट किया और इससे नेशनल मूवमेंट में भी सपोर्ट मिला और उनको भी सपोर्ट मिला, उनकी मांगें सुनी गई, मानी गई। अब आते हैं वापस से स्वराज पार्टी। व्हाट इज़ द स्वराज पार्टी? तो मैंने आपको बताया था दो ग्रुप थे, राइट। कौन सा दो ग्रुप था, मैं दिखा ही देता हूँ। हाँ देखो, ये दो ग्रुप थे। एक को कहा गया कि नो चेंजर्स, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, M.A. अंसारी, C. राजगोपालाचारी और JL नेहरू हैं, तमाम तरह के लोग इसमें आते हैं कि जो गांधी ने बोला है हम उसी पे चलेंगे और क्या करेंगे, अपोज करेंगे किसका, CLA और PLA के इलेक्शन का। मैंने बताया था आपको 1919 में मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया, जिसमें कहा गया कि हम लोग प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में रिप्रेजेंटेशन देंगे इंडियंस को, तो उसके लिए इलेक्शन होगा, तो उस इलेक्शन में आप लोग पार्ट लीजिए और यहाँ मेंबर बन के आइए लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो गांधी ने जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया तो उसमें इसको बाइकआउट की बात की गई कि हम इसका क्या ही करेंगे, हमको स्वराज चाहिए, डोमिनियन स्टेटस चाहिए, इस तरह की बातें की गई थी। अब यहाँ पे पूरा डिटेल समझते हैं कि व्हाट इज़ स्वराज पार्टी। तो गांधी अरेस्ट कर लिए गए 1922 में और ये छूटेंगे कब, 1924 में। अब यहाँ पे था कि आगे करना क्या है, लेट डिमोलिशिंग डिसऑर्गेनाइजेशन एंड डिबेट इन कांग्रेस ओवर द फ्यूचर को टू व्यू ग्राउंड काउंसिल एंट्री कंस्ट्रक्टिव वर्क। मैंने आपको बताया कि दो ग्रुप में बट गया था कांग्रेस। एक कह रहा था कि जो गांधी बोले हैं, है ना, कि अभी हम लोग सिर्फ कंस्ट्रक्टिव वर्क पे फोकस करते हैं, हम लोग वो करेंगे। दूसरे ग्रुप में जिसमें मोतीलाल नेहरू थे उसने कहा कि नहीं, काउंसिल की एंट्री को क्यों रोक रहे हैं, है ना, अगर हम काउंसिल में जाएंगे तो गवर्नमेंट से क्वेश्चंस कर सकते हैं और इससे क्या होगा कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव धीरे धीरे रिफॉर्म होगा, राइट। ये बातें की गई थी। तो यहाँ पे कौन सा लीडर है, तो लीडर CR दास है, CR दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान। ये चाह रहे हैं कि काउंसिल में हम लोगों की एंट्री हो, इलेक्शन में हम लोग भाग लें, है ना। बाइकआउट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला अच्छा चीज़ नहीं है। क्या पता जो एलिजिबल लोग हो वो चुन के ना आए, उसकी जगह पर फोर्सफुली गवर्नमेंट वोटिंग करवा दे और फिर नॉन रिस्पॉन्सिबल लोग काउंसिल में आ जाएं और गवर्नमेंट बोले कि मैंने तो काउंसिल में चुन के लोगों को, रिप्रेजेंटेटिव को लाया है जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो कुछ भी कर सकता है। इससे बेहतर है कि हम लोग इस वाले इलेक्शन में भाग लें, है ना, चूँकि आपने नॉन कोऑपरेशन वापस ले लिया है तो इसके बाइकआउट का कोई लॉजिक नहीं है। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था स्वराज पार्टी, तो स्वराज पार्टी में प्रेसिडेंट बन गए हमारे CR दास और मोतीलाल नेहरू को सेक्रेटरी बना गया इनका सन जवाहरलाल नेहरू
गांधी के साथ है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, नो चेंजर्स बारे में कौन कौन लोग आते हैं, और फादर जो है वो स्वराज पार्टी के साथ है। अब यहाँ पे कंडीशन ये हो गया कि कहीं कांग्रेस में फिर से टूट ना पड़ जाए, ये एक दिक्कत हो गई थी। तो बोथ साइड जो है वो चाह रहे हैं कि 1907 वाला जो स्प्लिट हुआ था एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में, वो ना हो जाए, और गांधी इसमें चूंकि जेल में है। तो उस कंडीशन में इन तमाम लोगों ने ये डिसाइड किया कि ठीक है, ये स्वराजिस्ट जो है इनको अलाउ कर दिया जाए इलेक्शन लड़ने के लिए। कांग्रेस नहीं लड़ेगी, स्वराजिस्ट अपना कैंडिडेट दे के लड़े इलेक्शन, और ये कांग्रेस का ही एक पार्ट माना जाएगा, ताकि ये टूट रोका जा सके। और इलेक्शन हुआ नवंबर 1923 में, और स्वराजिस्ट इसमें भाग लेते हैं। अब स्वराजिस्ट ने इसमें अपना मैनिफेस्टो रखा। क्या इनका था स्वराजिस्ट का कि एंटी इम्पीरियलिस्ट होंगे, वहाँ पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें जाके गवर्नमेंट के काम में हम लोग तरह तरह का डिस्टरबेंस पैदा करेंगे, गवर्नमेंट से क्वेश्चंस करेंगे, और गवर्नमेंट जो अगर किसी अलग सेक्शन में एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कर रही है तो उसको हम लोग इंडियन मैटर में लाएंगे कि भाई एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, वेलफेयर में इसमें ज़्यादा खर्च करो। तो ये सारी बातें इसमें कही गई थी कि एंटी इम्पीरियलिस्टिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्टेंस बनाएंगे। ब्रिटिश रूल ड्राइवन बाय सेल्फिश इंटरेस्ट, रिफॉर्म वार फेडमेंट कंट्रोल एक्सप्लेन, कीप इंडियन परमानेंटली सबॉर्डिनेट ऑफ ब्रिटेन स्ट्रेटजी, प्लेस नेशनलिस्ट डिमांड सेल्फ गवर्नमेंट, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस कांस्टेंट ऑब्जर्व टू मेक काउंसिल क्रिएट डेडलॉक्स टू काउंसिल फॉर विद इन। तो इनका अपना एक थॉट प्रोसेस था। गांधी का ये कहना था कि अगर ऐसा होता है तो पब्लिक को गलत मैसेज चला जाएगा। पब्लिक को मैसेज ये चला जाएगा कि जो नेशनल मूवमेंट के बड़े बड़े लीडर्स हैं, ये तो लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके बैठ जाते हैं जब भी मूवमेंट होता है, तो है ना, इनके ऊपर तो कुछ बनना बिगड़ना नहीं है। तो उस कंडीशन में गांधी चाह रहे थे कि ये ना हो, इससे ट्रस्ट इशू हो सकता है। और क्या प्रॉब्लम पता क्या है कि अगर गवर्नमेंट में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, तो आप लग्जरी लाइफ इंजॉय करने लगेंगे, तो इससे आपकी करप्ट होने की प्रॉबिलिटी, पॉलिटिकली करप्ट होने की प्रॉबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। इलेक्शन का आउटकम आया, 141 में से 42 सीट जो है वो स्वराजिस्ट जो है जीत जाते हैं, और कुछ इंडिपेंडेंट्स को लेके वो लार्ज ग्रुप में आ जाते हैं। और प्रोविंशियल इलेक्शन में भी अलग अलग प्रोविंस में ये इनकी जीत होती है। अब इनका ऑब्जेक्टिव स्वराजिस्ट का था क्या, अटेन डोमिनियन स्टेटस, सिक्योर राइट फ्रेम ए कॉन्स्टिट्यूशन, एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर ब्यूरोक्रेसी, अचीव फुल प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, और सेल्फ रूल लाना है, इंश्योर पीपुल्स कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट मशीनरी, ऑर्गेनाइज इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल लेबर, control local and municipal bodies, set up an agency for international propaganda, establish federation of Asian countries। तो ये इनका अपना एजेंडा था जिसको लेके ये चल रहे थे, और इलेक्शन जीत भी गए हैं, और इलेक्शन जीत के मेजोरिटी में वहाँ पे एस्टेब्लिश भी हैं। अब गांधी जब यहाँ से रिलीज होंगे, तो यहाँ पे रिलीज होने के बाद प्रॉब्लम क्या है कि गांधी सोच रहे हैं कि ये गड़बड़ है, इसको रोका जाए। ये लोग स्वराजिस्ट सब तो दिक्कत कर देगा, लेकिन गांधी को ये बात लग गई कि कांग्रेस अब आगे बढ़ चुकी है, वापस हटेंगे तो फिर परेशानी पैदा हो जाएगी। तो गांधी ने इसे डिनाई किया, काउंसिल ऑन एंट्री, बिलीव इट डिस्ट्रॉय अवर कंस्ट्रक्टिव वर्क, कि सारे जो लोग हैं उनका फोकस इन चीज़ों पे चला जाएगा, कंस्ट्रक्टिव वर्क हमारा रह जाएगा। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए ना वो गांधी चुप रह जाते हैं इस मैटर में। अचीवमेंट्स ऑफ स्वराजिस्ट में क्या है, तो गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करने में काम सक्सेसफुल रह जाते हैं, बजटरी ग्रांट्स पे क्वेश्चन कर रहे हैं, बजट को पास होने में दिक्कत कर रहे हैं, एडजर्नमेंट मोशन ला रहे हैं वहाँ पे पार्लियामेंट में, जो CLA था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली था। और जैसे कि एक आप देखो 1928 में एक बिल लाया गया था, दैट बिल इज द पब्लिक सेफ्टी बिल। तो पब्लिक सेफ्टी बिल इसमें था रेडिकल इमिग्रेंट्स को टारगेट किया गया था, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट का इन्फ्लुएंस जो इंडिया में बढ़ रहा था उसको रोकने के लिए बिल लाया गया था। इसी पब्लिक सेफ्टी बिल के अगेंस्ट में भगत सिंह ने बम मारा था, तो इसको इन्होंने गिरा दिया पार्लियामेंट में। जो CLA था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली था, उसमें पास होने नहीं दिया। तो दैट मीन्स है कि यहाँ पे ये दिख रहा था कि स्वराजिस्ट अपना काम कर पा रहे हैं। तो इसके लिए बहुत गवर्नमेंट के लिए बहुत दिक्कत हो गया था पार्लियामेंट, मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को चलाना। अब है कि व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ स्वराजिस्ट। स्वराजिस्ट में प्रॉब्लम क्या हुआ स्वराज पार्टी में, कि इसके जो सबसे बड़े नेता थे, है ना, दैट नेम वाज CR दास।
सी आर दास की डेथ हो जाती है। दो बड़े लीडर थे, एक सी आर दास, एक मोतीलाल नेहरू। उसके बाद स्वराजिस्ट पार्टी का एक और प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये मल्टीपल ग्रुप्स में बट गया और वो फिर वो कारगर नहीं हुआ। फिर अगला जब इलेक्शन होगा तो वो इस इलेक्शन में कोई नहीं जीत पाता है, चूंकि इसमें मोतीलाल नेहरू वापस हो जाते हैं। फेल टू कोऑर्डिनेट काउंसिल वर्क विद द मास फ्रीडम मूवमेंट आउटसाइड, कि अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई कि टिपिकल लीडर हो गए, लग्जरी लाइफ चल रही है, तो मास से कनेक्शन कट गया और इन्हें लगने लगा कि जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, है ना, वो बहुत बड़ी बात है। तो ओवर रिलायंस ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिक असेंबली एक्टिविटीज़। अब इनका प्रॉब्लम क्या था कि जो भी न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ आ रहा है उसी बेसिस पर ये अपनी पॉलिसीज़ को या पॉलिटिकल एजेंडा को तय कर रहे हैं। मास में क्या चल रहा है इन्हें आइडिया नहीं है। अब इसमें से जैसे कि मोतीलाल नेहरू को किसी एक कमेटी का मेंबर बना दिया गया, ए रामास्वामी अयंगर को पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेंबर बना दिया गया, तो ये इनका इम्पैक्ट जो है वो लिमिटेड पड़ा इस मैटर में लेके। अब इसमें कह रहा है कि मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, एनसी केलकर, इनका ये थ्योरी था कि हम लोग को गवर्नमेंट को अभी सपोर्ट करते रहना चाहिए फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली में, सीएलए मतलब गवर्नमेंट के साथ अंदर रह के। और दूसरा जो था नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने क्या किया 1926 में मोतीलाल नेहरू ने ये जो ग्रुप था, ये स्वराजिस्ट का या पार्टी कह लें, ग्रुप कर लें, व्हाटएवर, तो इन्होंने ये ग्रुप छोड़ दिया। और इसके बाद फिर यहाँ भी ये मामला नहीं रुका और भी कई सारे इसके पार्ट टूटते चले गए। ऑर्गेनाइजेशन इनका नहीं था। क्यों नहीं था ऑर्गेनाइजेशन? इसलिए ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि ये तो कांग्रेस के अंदर का ही एक सेक्शन था, तो उस टाइम तो कांग्रेस के कहने पे इलेक्शन लड़ गए। अब इनका अपना ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुआ ही नहीं और मल्टीपल पार्ट में ये टूट गए। अब यहाँ पे एक दो इंसिडेंट ऐसा हो जाता है ना जिसके कारण से पब्लिक सपोर्ट भी इनसे चला गया। जैसे कि एक मूवमेंट हुआ था, क्या, फेल्योर टू सपोर्ट पिजन कॉज इन बंगाल लेड टू लॉस द मेंबर्स ऑफ बैकिंग। बंगाल में किसानों के साथ जो समस्याएं चल रही थी उसको ये सपोर्ट करने में सक्सेसफुल नहीं रहे। इनको लगा कि वो मैटर उतना बड़ा नहीं है, इसके कारण लोगों के बीच में इनका फेथ चला गया। और बाद में आफ्टर आप देखते हो सर्टेन टाइम के बाद 1930 में ये जो स्वराज पार्टी थी इसको वापस से मर्ज विद द कांग्रेस, वापस से कांग्रेस में शामिल कर दिया गया 1930 में। इसलिए 1907 वाली गलती को यहाँ पे रिपीट नहीं किया गया। स्वराजिस्ट पार्टी एक छोटा सा सेक्शन है इस मूवमेंट के पीरियड में, जब गांधी ने कहा था कि हम जो बाइकॉट और कंस्ट्रक्टिव और डिफेंस, है ना, डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव दोनों प्रोग्राम चलाएंगे, है ना, तो उसमें से कंस्ट्रक्टिव तो चल रहा था, तो इन्होंने कहा था कि हम लोग जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, सीएलए और पीएलए, प्रोविंस में दैट इज प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इसका जो इलेक्शन होगा उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो उसी को लेके कुछ लोग अलग हो गए, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, और उन्होंने कहा कि अब गांधी तो जेल चले गए, मूवमेंट कैंसिल हो गया। तो ये पूरी कहानी थी। फिर वो जाते हैं वहाँ पे अपना परफॉर्म करते हैं, फिर सी आर दास की डेथ हो जाती है, मोतीलाल नेहरू छोड़ के निकल जाते हैं, पार्टी मल्टीपल पार्ट्स में टूट रही थी, लोगों का सपोर्ट चला गया। तो दैट इज़ द ओवरऑल स्टोरी ऑफ स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी यहाँ से फिर कंटिन्यू नहीं कर पाती है, 1930 में इनको मर्ज कर दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा 1920 से 1947 की तरफ हम लोग जब बढ़ रहे हैं तो उसमें एक सेक्शन देखा कि द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ गांधी, नेशनल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कैसे इमर्ज होता है, कैसे वो वर्क करता है, क्या क्या डिमांड थी, उसका डिस्ट्रक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, कंस्ट्रक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू का क्या था, बाइकॉट का कैसे फॉर्मेशन हुआ, इन तमाम चीज़ों को हम लोगों ने एक एक करके देखा कि साउथ अफ्रीका में गांधी की क्या भूमिका थी, इमरजेंस ऑफ गांधी क्या था, इंडिया बिफोर गांधी कैसा फॉर्मेशन था उसका, आईएनसी में क्या डेवलपमेंट हुआ, इन सारी चीज़ों को देखा। अगले क्लास में हम लोग अगले चैप्टर को देखेंगे। चलिए, थैंक यू।